क्या आता है? हम्म। हम्म। एक मिनट रुको, देखता हूँ कि सेटिंग्स में यहाँ पे कुछ हो सकता है क्या। क्लास सेटिंग, यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं। मैं एक बारी इनसे बात कर लूँगा। लिखो, मॉर्लेमेटो रिफॉर्म्स में लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखो, सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, फॉर मुस्लिम्स, फॉर इलेक्शन टू, फॉर इलेक्शन टू सेंट्रल काउंसिल्स, फॉर इलेक्शन टू सेंट्रल काउंसिल्स। सेकंड पॉइंट लिखो, नंबर ऑफ मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, नंबर ऑफ मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इंक्रीज्ड। कितने इंक्रीज हुए आपको याद नहीं रखना है, इंक्रीज्ड। थर्ड पॉइंट लिखो, इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स टू बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली, इलेक्टेड मेंबर्स टू बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली। 1909 में भी इलेक्शंस कैसे थे? इनडायरेक्ट ही थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वोटिंग ऑन सेपरेट आइटम्स इन द बजट, वोटिंग ऑन सेपरेट आइटम्स, ऑन सेपरेट आइटम्स इन द बजट, in the budget was allowed, allowed। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वन इंडियन, वन इंडियन was allowed to sit in, one Indian was allowed to sit in viceroy's
एग्जीक्यूटिव काउंसिल, सिट इन वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ब्रैकेट में लिखना, फर्स्ट इंडियन वॉज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने जिन रिफॉर्म्स का प्रॉमिस इंडियन से किया था, उन रिफॉर्म्स के बदले ये इन्होंने इंडियंस को दिया। ठीक है। ये चार पांच चीजें आपको याद रखनी। क्या क्या इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सेपरेट इलेक्टोरेट टू मुस्लिम्स। ठीक है। मुस्लिम लीग में मुस्लिम्स ने डिमांड किया था कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। क्यों चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट? क्योंकि उनको पता था कि ऐसे हम इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसे मास सपोर्ट मुस्लिम लीग के पास उस टाइम पे नहीं थी। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस एक नेशनल पार्टी बन चुकी थी, वैसे मुस्लिम लीग को कोई नहीं जानता था, बंगाल के बाहर तो कोई भी नहीं जानता था। इसलिए उनने बोला कि हमें क्या दो, सेपरेट इलेक्टोरेट दो। जहां जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पे अगर हमने अपना कैंडिडेट खड़ा किया तो वहां पे वोटिंग सिर्फ कौन डालेगा? उन्हें मुस्लिम ही वोटिंग डालेंगे। ठीक है। हिंदू लोग मुस्लिम कैंडिडेट को वोट नहीं डालेंगे। ठीक है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। दूसरा, लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम 1861 से ही शुरू हो गया है, तो वो बढ़ाए बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है। तीसरी चीज क्या की? हम्म जो इलेक्शन है वो भी अभी कैसे रखे? इनडायरेक्ट रखे। ठीक है। बजट के ऊपर इंपॉर्टेंट चीज हुई। बजट के ऊपर इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई? इससे पहले बजट के ऊपर सेपरेट आइटम्स इंडियन लोग नहीं ला सकते थे, सिर्फ क्वेश्चंस पूछ सकते थे बजट के ऊपर। ठीक है। जो हर साल जैसे बजट आता है तब भी बजट आता था, तो उस बजट में जो इंडियन लोग थे क्वेश्चंस पूछ सकते थे। बस क्वेश्चन पूछेंगे, वो आंसर देंगे। अगर कुछ चेंज करवाना चाहते हैं तो वो चेंज नहीं हो सकता था। बट 1909 में उनको बोला कि अब आप सेपरेट, आपको लगता है जो जो चीजें बजट में डालनी है उन पे आप वोटिंग कर सकते हो। तो एक ये राइट एक्स्ट्रा इनको दिया गया। ठीक है। दूसरा, वाइस राय की जो सबसे पावरफुल बॉडी होती थी वो उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, जो सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी थी इंडिया में। ठीक है। उसमें इंडियंस की इन्वॉल्वमेंट की गई, और पहला इंडियन जो वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गया वो कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है। एक और चीज ये रखी थी इन्होंने कि जो भी इनडायरेक्ट इलेक्शंस यहाँ पे थे, उनमें मुस्लिम्स की क्वालिफिकेशन को कम रखा था एज कंपेयर टू हिंदूज। ठीक है। वो भी मुस्लिम लीग के कहने पे। ठीक है। क्योंकि आपको मैंने बताया कि अब ये क्या करेंगे, मुस्लिम्स को ज्यादा सपोर्ट करेंगे ब्रिटिशर्स। ठीक है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में ज्यादा सपोर्ट मुस्लिम्स को करेंगे, ताकि ये लोग हमारे ज्यादा करीब आए और ज्यादा देश में डिवाइड एंड रूल किया जाए। समझ में आया? ठीक है। तो ये मॉर्ले मिटो रिफॉर्म्स होते हैं, और मॉर्ले मिटो रिफॉर्म्स के बाद मिलिटेंट नेशनलिज्म जो है वो हमें देखने को मिलता है। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का फेज हमें इंडिया में देखने को मिलता है। ठीक है। और ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज क्यों देखने को मिलती हैं? क्योंकि एकदम से जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे उन लोगों को जेल में डाल दिया गया। ठीक है। और एकदम से जो स्वदेशी और बाइकआउट मूवमेंट थी वो खत्म हो गई। अब ये जो लोग थे जो पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे इन लोगों के साथ, एक्सट्रीमिस्ट के साथ, अब उन लोगों के पास करने को कुछ नहीं है। ठीक है। अब वो लोग बोल रहे हैं कि हम अपने तरीके से क्या करेंगे, इंडिपेंडेंस लेंगे। ठीक है। तो कुछ रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स बने। अच्छा, पेपर में अगर आपको क्वेश्चन आए कभी कि इंडिया में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज स्टार्ट कहां से हुई थी, कौन सी स्टेट से स्टार्ट हुई थी, तो क्या आंसर करोगे? हम्म कौन सी स्टेट से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज स्टार्ट हुई हैं? ओरिजिन कहां से हुआ है? बंगाल से हुआ है? महाराष्ट्र से हुआ है? ठीक है। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का स्टार्ट कहां से हुआ है? महाराष्ट्र से। और फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज किसको बोला जाता है? बलवंत फाड़के को। ठीक है। बलवंत फाड़के महाराष्ट्र के रहने वाले एक इंसान थे, जिन्होंने सबसे पहले रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट की थी महाराष्ट्र में। ठीक है। पीजेंट्स के राइट्स के लिए उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई लड़ी थी। ठीक है। और मैंने आपको बताया था 1892 से 1900 के बीच में महाराष्ट्र में बहुत सारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, चापेकर ब्रदर्स के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है। ऐसे नाटू ब्रदर्स थे। ठीक है। उन्होंने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की थी, पर वो अभी ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं इतनी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही थी। ऑर्गेनाइज्ड वे में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हमें 1905 के बाद देखने को मिली। 1905 से लेके 1915 तक हमें रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड वे में, जहां पे ग्रुप्स बने प्रॉपर, जैसे अनुशीलन ग्रुप बना, ठीक है, गदर पार्टी बनी, ये सब ग्रुप्स बने जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की। ठीक है। तो हेडिंग दो, फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज।
1900 सॉरी इसमें लिखो, इट वॉज द बाय प्रोडक्ट ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म. इट वॉज द बाय प्रोडक्ट, इट वॉज द बाय प्रोडक्ट ऑफ, बाय प्रोडक्ट क्या होता है? हम्म, क्या होता है बाय प्रोडक्ट? हाँ, मतलब मेन चीज तो वो नहीं है, पर उसके साथ में कोई और एक चीज बन रही है अपने आप ही, उसको हम बाय प्रोडक्ट बोलते हैं. ठीक है. तो मिलिटेंट नेशनलिज्म जो स्प्रेड हुआ, उसका बाई प्रोडक्ट था क्या? रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज. ठीक है. जो अब ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये भावना लोगों के बीच में जगाई गई कि भाई ये जो ब्रिटिशर्स हैं आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, इनके खिलाफ आपको लड़ना चाहिए. ठीक है. लोगों की अंतरात्मा को जगाया गया, उसका बाई प्रोडक्ट है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज. ठीक है. समझे? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ ओपन मूवमेंट मिलिटेंट नेशनलिज्म. इट वॉज द बाई प्रोडक्ट ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ ओपन मूवमेंट, after the decline of open movement comma younger nationalists found it impossible to leave off, found it impossible to leave off, to leave off मतलब कि भाई जब ओपन मूवमेंट, ओपन मूवमेंट कौन सी चल रही थी? स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट. अब ओपन मूवमेंट तो खत्म हो गई, ठीक है ना, बट अब ये जो यंगर नेशनलिस्ट लोग थे जो इस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे, इनको काफी मुश्किल हो रही थी अब चुप करके घर में बैठने में. क्योंकि एक बार किसी इंसान को आप ये चीज समझा दो अच्छे से कि भाई तेरे साथ गलत हो रहा है, फिर वो इंसान चुप करके नहीं बैठ सकता है. इंसान चुप करके कब तक बैठ सकता है? जब तक वो सोया हुआ है, जब तक उसको नहीं पता है कि उसके साथ क्या चीज गलत हो रही है. बट जब आपने उसकी अंतरात्मा को जगा दिया एक बारी, फिर तो उसको चुप, अब बोलोगे कि भाई अब नहीं करना है कुछ भी, चुप करके बैठ जाओ, तो वो यंग, बूढ़े बूढ़े लोग तो चुप करके बैठ जाएंगे, पर जो जवान लोग होंगे वो कैसे चुप करके बैठेंगे? ठीक है. तो उनको मुश्किल हो रहा था अब चुप करके बैठना, तो उन्होंने क्या किया? लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, they started individual heroic actions, they started individual heroic actions to strike, to strike terror, to strike terror in the hearts of the rulers, in the hearts of the rulers. ठीक है. तो ये इनका मेन मकसद यही था कि हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल ऐसे एक्शंस करेंगे जिससे इन ब्रिटिशर्स के दिल में हमारे लिए क्या हो जाए, खौफ बन जाएगा कि भाई कोई भी कहीं से भी गोली मार सकता है. ठीक है. उसके बाद ग्रुप्स के कुछ नाम लिखो. फर्स्ट ग्रुप लिखो, रेवोल्यूशनरी ग्रुप इन मिदनापुर. रेवोल्यूशनरी ग्रुप इन मिदनापुर. रेवोल्यूशनरी ग्रुप इन मिदनापुर अंडर जनेन्द्र नाथ बासु. जनेन्द्र नाथ बासु. सेकेंड ग्रुप लिखो, अनुशीलन समिति.
अनुशीलन समिति किस किसने बनाई थी ये? प्रमोद मित्र, जितेंद्र नाथ बनर्जी और बरेंद्र कुमार घोष। प्रमोद मित्र, जितेंद्र नाथ बनर्जी एंड बरेंद्र कुमार घोष। ठीक है, कलकत्ता में। अनुशीलन समिति। ठीक है, इनका एक वीकली न्यूज़पेपर आता था, जिसका क्या नाम था? युगांतर। ठीक है, और युगांतर में एक बारी लिखा गया था, फोर्स मस्ट बी स्टॉप्ड बाय फोर्स। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है युगांतर। ठीक है, एक पार्टी भी थी जुगांतर, वो अलग है। ये न्यूज़पेपर है युगांतर। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि फोर्स मस्ट बी स्टॉप्ड बाय फोर्स कौन से न्यूज़पेपर में लिखा गया था। ठीक है। उसके बाद लिखो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट ग्रुप लिखो, सीक्रेट सोसाइटी इन पंजाब। सीक्रेट सोसाइटी इन पंजाब। सीक्रेट सोसाइटी इन पंजाब किसने बनाई थी ये? रास बिहारी बोस एंड सचेंद्र सान्याल। सीक्रेट सोसाइटी इन पंजाब, पंजाब और दिल्ली वाले रीजन में थी। ठीक है, रास बिहारी बोस एंड सचेंद्र सान्याल। ठीक है, नेक्स्ट लिखो जुगांतर पार्टी। ये किसने बनाई थी? बागा जतिन ने। बाघा जतिन। ठीक है, इसने एक स्लोगन दिया था, वी शेल डाई टू अवेकन द नेशन। वी शेल डाई टू अवेकन द नेशन। जुगांतर। हाँ, बंगाल बंगाल। उसके बाद लिखो मित्र मेला। मित्र मेला भी एक संगठन था, किसने बनाया था ये? मित्र मेला सावरकर ब्रदर्स ने। ठीक है, बाय सावरकर ब्रदर्स। ठीक है, बाद में मित्र मेला अभिनव भारत में मर्ज हो गया था। लेटर इट मर्ज्ड विद अभिनव भारत।
मित्र मेला। वीर सावरकर के बारे में तो सुना है ना? कौन है वीर सावरकर? हम्म। फ्रीडम फाइटर हैं। किसके लिए फेमस है? हम्म। आजकल बड़ा न्यूज में रहते हैं वीर सावरकर, जब से उनके ऊपर एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है उनकी, विक्रम संपत ने। हम्म। कौन सी जेल में डाला था इनको? अंडमान जेल में। हाँ। इन्होंने इंडिया में जो हिंदुत्व की फिलॉसफी है वो सावरकर ने दी है। ठीक है। जिस हिंदुत्व की अभी बात की जाती है, जो न्यूज़ में रहता है काफ़ी, ठीक है, वो फिलॉसफी जो थी बेसिकली वीर सावरकर ने दी है वो। ये महाराष्ट्र के ही थे, महाराष्ट्र में ही हुआ था। ठीक है। मित्र मेला बनाया गया था 1899 में। और 1904 में अभिनव भारत के साथ उसको जोड़ दिया गया। ठीक है। भगत सिंह के अंकल थे, ये लिख लिया। भगत सिंह के चाचा, क्या नाम था उनका? अजीत सिंह। ठीक है, तो भगत सिंह से पहले ये फ्रीडम फाइटर थे, रेवोल्यूशनरी। ठीक है। इन्होंने देखो, एक तो इन्होंने एक जर्नल लिखा था, अंजुमने मोहसिबने वतन। ठीक है, ये जर्नल लिखा था इन्होंने। भगत सिंह अंकल। ठीक है, लाहौर से थे। जर्नल इन्होंने शायद, जर्नल इन्होंने भारत माता लिखा था, और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। अंजुमने। ठीक है। आई लिखा है। मोहिसीबन, MOHI। इसको आप मोहब्बत लिख सकते हो अगर ये नहीं समझ आ रहा तो मोहब्बत तो समझ आती है आपको। हम्म। हाँ हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी इन्होंने। हाँ हाँ। इसमें रेवोल्यूशनरीज जो थे वो काम करते थे। ठीक है। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन जो थी ये इंडिया में बनी थी। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया के बाहर भी बनी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, ऑर्गेनाइजेशंस आउटसाइड इंडिया। ऑर्गेनाइजेशंस आउटसाइड इंडिया। बाहर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी? हाँ, सबसे पहले लिखो गदर पार्टी। गदर पार्टी किसने बनाई थी? हम्म। लाला हरदयाल। लाला हरदयाल, रामचंद्र, अलग नाम है ये रामचंद्र। लाला हरदयाल कौमा रामचंद्र, कौमा भगवान सिंह, रामचंद्र, नेक्स्ट भगवान सिंह, उसके बाद करतार सिंह, बरकतुल्ला,
बरकतुल्ला एंड भाई प्रेमचंद। भाई प्रेमचंद। ठीक है, ये वो नहीं है पर। ठीक है, तो बेसिकली इनका एक न्यूज़पेपर आता था वहां पे, गदर। ठीक है, इसीलिए पार्टी का नाम भी क्या पड़ गया, गदर पार्टी पड़ गया, न्यूज़पेपर के नाम पे ही पार्टी का भी नाम है। ठीक है, ये थी सैन फ्रांसिस्को में, यूएस में। ठीक है, उसके बाद लिखो इंडिया हाउस। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया हाउस। इंडिया हाउस कहाँ पे था, लंदन में। इंडिया हाउस ब्रैकेट में लिखो लंदन। किसने बनाया था ये, श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने। श्यामाजी कृष्ण वर्मा। श्यामाजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, इनका एक न्यूज़पेपर आता था, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, इंडिया में एक इंसिडेंट हुआ था जिसको बोलते हैं हम कोमागाटू मारू इंसिडेंट, सुना आपने। हाँ। हाँ, स्पेसशिप। हाँ हाँ, जापान से नहीं, कनाडा से जो शिप आया था। ठीक है, तो इंडिया से एक शिप यहाँ के लेबरर्स को लेके, वर्कर्स को लेके कनाडा जा रहा था। ठीक है, पर कनाडा पे उनको वहां पे उतरने नहीं दिया गया, क्योंकि वहां पे भी ब्रिटिश कॉलोनी थी उस टाइम पे। ठीक है, उनने कुछ ऐसा बोला कि इसमें रेवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट हैं, इसलिए इनको वहां पे मत उतरने दो। वो शिप वापस इंडिया में आता है। ठीक है, और यहाँ पे जब लैंड कर रहा होता है वो शिप, तो ये जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी होती है उनके ऊपर अटैक कर देती है। उनको ऐसे कोई खबर मिली होती है कि इसमें रेवोल्यूशनरीज हैं, और इसमें होता नहीं है कोई रेवोल्यूशनरी। ठीक है, लेबरर्स होते हैं बेचारे, और वो मारे जाते हैं उसमें। और इस इंसिडेंट से गदर पार्टी काफ़ी वो हो जाती है। ठीक है, और गदर पार्टी बोलती है कि अब हम इनको यहाँ से भगाएंगे ब्रिटिशर्स को, और एक प्लान बनाती है। ठीक है, जिस प्लान को हम बोलते हैं जिमरमैन प्लान। तो जिमरमैन प्लान में इनने क्या किया, गदर पार्टी वालों ने 1915 के बाद, 1914 में, 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के अपोजिट था जर्मनी। ठीक है, तो गदर पार्टी ने प्लान बनाया कि हम जर्मन्स की हेल्प से क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ यहाँ पे एक कॉन्स्पिरेसी के थ्रू उनको यहाँ से भगाएंगे, उनके ऊपर अटैक करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो जर्मन आर्म्स इंपोर्ट करेंगे वहां से, और फिर एकदम से इनके ऊपर अटैक करेंगे, ऐसा प्लान इन्होंने बनाया था। बट इनका प्लान पहले ही एग्जीक्यूट होने से पहले ही कोई इन्हीं का बंदा ब्रिटिशर्स को बता देता है जाके। ठीक है, प्लान लीक हो जाता है, और सब गदराइट्स को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। रास बिहारी बोस जो होते हैं वो भाग जाते हैं, जापान भाग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद, और उसके बाद जापान में ही रहते हैं रास बिहारी बोस, कब तक, जब तक इंडियन नेशनल आर्मी नहीं बनती। वहाँ पे फिर इंडियन नेशनल आर्मी बनाते हैं, और उसके बाद फिर सुभाष चंद्र बोस उस आर्मी को लीड करते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख लो, इसमें थोड़ा सा। कहानी तो छोड़ो, इसमें बस ये लिखो, गदर पार्टी वॉज इनफ्लेम्ड बाय दिस इंसिडेंट। वॉज इनफ्लेम्ड बाय दिस इंसिडेंट। इनफ्लेम्ड बाय दिस इंसिडेंट,
and they planned for an armed revolt for an armed revolt against Britishers. Armed revolt against Britishers, which was foiled due to treachery. Which was foiled due to treachery. ठीक है, तो किसी ने गद्दारी कर दी. ठीक है, कहाँ पे लिखवाया राज बिहारी बोस? राज बिहारी बोस, हाँ, वो घोष अलग है, बोस अलग है. ठीक है. और 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया. क्या लाया गया? ब्रिटिशर्स 1915 में इंडिया में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लेके आए. किसको कर्व करने के लिए? रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को रोकने के लिए. बेसिकली गदराइट्स के अगेंस्ट ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया. ठीक है. टू कर्ब रेवोल्यूशनरीज, especially गदर पार्टी. ठीक है, समझे? ये सब रेवोल्यूशनरीज के बारे में आपको याद रखना है. फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज. ठीक है. कौन कौन से ग्रुप्स पढ़े? सबसे पहले रेवोल्यूशनरी ग्रुप कहां पे? मिदनापुर में. किसने बनाया था? जनेंद्र नाथ बासु ने. अनुशीलन समिति बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, 3 लोगों ने बनाई थी. प्रमोद मित्तर, जतेंद्र नाथ बनर्जी और वीरेंद्र कुमार घोष. ठीक है. इनका वीकली न्यूज़पेपर आता था जिसका क्या नाम था? युगांतर. और इस युगांतर में लिखा गया था फोर्स मस्ट बी स्टॉप्ड बाय फोर्स. ठीक है. उसके बाद सीक्रेट सोसाइटी पंजाब में बनाई थी किसने? राज बिहारी बोस ने और सचेंद्र सान्याल ने. ठीक है. जुगांतर पार्टी किसने बनाई थी? बागा जतिन ने. और इसने स्लोगन दिया था वी शैल डाई टू अवेकन द नेशन. ठीक है. मित्र मेला किसने बनाया था? सावरकर ब्रदर्स ने बनाया था. बाद में ये अभिनव भारत के साथ मर्ज हुआ था 1904 में. ठीक है. उसके बाद अजीत सिंह जो भगत सिंह के अंकल थे, रेवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट थे. ठीक है. इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका क्या नाम था? अंजुमने मोहसिबने वतन. ठीक है. और एक जर्नल इनका आता था भारत माता. ठीक है. उसके बाद इंडिया के बाहर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? गदर पार्टी. ठीक है. गदर पार्टी किस किसने बनाई है? लाला हरदयाल. ठीक है. भाई प्रेमचंद, बरकतुल्ला, भगवान सिंह, करतार सिंह सराबा, ये सब लोगों ने मिलकर बनाई थी. ठीक है. सैन फ्रांसिस्को में बनाई थी. और इसका न्यूज़पेपर जो था उसका नाम था गदर. ठीक है. उसके बाद ये इंडिया हाउस कहाँ पे बना था? लंदन में. श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने बनाया था और इनका जर्नल आता था जिसका क्या नाम था? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट. ठीक है. ये आपको याद रखना है. उसके बाद कोमागाटू मारू इंसिडेंट जिसमें गदर पार्टी जो थी वो इससे इन्फ्लेम हुई और उन्हें ब्रिटिशर्स को भगाने का एक प्लान बनाया. बट प्लान जो है वो क्या हो गया? पहले ही लीक हो गया. और उसके बाद डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया इनको रोकने के लिए. ठीक है. समझे? ये फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज है. तो रेवोल्यूशनरीज ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये एक्टिविटीज चलाई. ठीक है. कि हम ब्रिटिशर्स यहाँ पे जो अपोजिट फोर्सेज हैं जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रही हैं उनके साथ मिलके ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ कॉन्स्पिरेसी करके उनको यहाँ से भगाएंगे. ठीक है. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है 1914 से लेकर 1918 तक. और इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियंस का रिस्पॉन्स देख कैसा था ये भी आपको समझना है. ये तो रेवोल्यूशनरीज को हमने देखा. इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या रिस्पॉन्स था? ठीक है. तो 1914 के आसपास बाल गंगाधर तिलक जो थे वो जेल से
छूट चुके थे, ठीक है, और वापस से कांग्रेस में आ गए थे। बट अब वो वैसे एक्सट्रीमिस्ट लीडर नहीं रहे थे जैसे पहले थे, ठीक है। 1908 से पहले तो स्वराज बोलते थे, जब तो वो बोलते थे स्वराज का मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पर 1914 के बाद उनने उनने बोला कि स्वराज का मतलब है सेल्फ रूल, हमें ऊपर चाहे ब्रिटिशर्स ही रूल कर रहे हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये बाल गंगाधर तिलक ने भी बोला उस टाइम पे। और 1915 में इंडिया में महात्मा गांधी की भी एंट्री हो जाती है, ठीक है। तो 1915 में गांधी जी भी इंडिया में, अब आते ही ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल आते ही वो यहाँ पे इंडियन नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, बट धीरे धीरे पार्टिसिपेशन स्टार्ट करते हैं 1917 के बाद, ठीक है। पहले एक दो साल घूमते हैं इंडिया में, देखते हैं कि चल क्या रहा है। 1917 के बाद पार्टिसिपेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो तीन चीजें हुई हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। क्या हुआ है? एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई 1914 से 1918 के बीच में, ठीक है। इसमें एक तरफ कौन है? ब्रिटेन है, फ्रांस है, ठीक है। और दूसरी तरफ कौन है? जर्मनी है, ऑस्ट्रिया हंगरी है, टर्की है, जापान सेकंड में, ठीक है। ये सब हैं। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स को इंडियंस की सपोर्ट चाहिए, ठीक है। क्यों चाहिए? क्योंकि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में क्या है, इंडियन सोल्जर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब कांग्रेस थोड़ी सी स्ट्रांग पार्टी बन चुकी है, तो अगर कांग्रेस इसको अपोज करेगी तो इंडियंस उस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को बोला कि हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सपोर्ट किया, मॉडरेट्स ने सपोर्ट किया इस वॉर को, ठीक है। मॉडरेट्स ने सपोर्ट किया एज देयर ड्यूटी, क्योंकि मॉडरेट्स तो समझते थे कि ब्रिटिशर्स अगर कोई चीज़ बोल रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है उनकी चीज़ मानना। एक्सट्रीमिस्ट ने भी इसको सपोर्ट किया, जो थोड़े बहुत एक्सट्रीमिस्ट बचे थे उन्होंने भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया। क्यों? क्यों किया सपोर्ट? हैं? क्योंकि उनको लगा कि शायद इसके बाद ये हमें सेल्फ गवर्नेंस दे दें, ठीक है, इसलिए उन्होंने सपोर्ट किया। और जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने सोचा कि इस वॉर का हम क्या उठाएंगे, फायदा उठाएंगे और ब्रिटिशर्स को यहां से भगाएंगे, ठीक है। तो ये तीन ग्रुप्स ने अलग अलग तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रिस्पॉन्स में काम किया, ठीक है। 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लखनऊ पैक्ट। 1916 में लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ? हाँ, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को एज अ पार्टी रिकॉग्नाइज कर लिया। क्या किया? मुस्लिम लीग को अभी तक कांग्रेस ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था, ठीक है। उनके हिसाब से इनकी डिमांड्स जो हैं सेपरेट इलेक्टोरेट की, जो भी डिमांड्स हैं ये सही नहीं है, अभी तक नहीं मान रहे थे वो इन डिमांड्स को सही। उनको ऐसे लग रहा था कि इससे कम्युनलिज्म देश में बढ़ेगा। लेकिन 1916 में कांग्रेस ने क्या किया? मुस्लिम लीग की सब डिमांड, जितनी भी उनकी डिमांड्स थी उनको मान लिया कि हमें आपकी डिमांड्स के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सबसे बड़ा ब्लंडर था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, क्योंकि एक ऐसी पार्टी जिसका अभी तक कोई अस्तित्व नहीं है उसको आपने रिकॉग्नाइज कर लिया। तो इससे क्या हुआ? मुस्लिम लीग के हौसले बढ़ गए। उनको ऐसे लगने लगा कि हम जो डिमांड्स कर रहे हैं वो जेन्युइन डिमांड्स हैं, और अब कांग्रेस भी मान रही है तो अब हमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसमें दो चीजें हुई, एक तो मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ आ गई, ठीक है। दूसरा, एक्सट्रीमिस्ट वापस कांग्रेस में आ गए। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट लोग भी वापस कांग्रेस में आ गए, ठीक है। पर अब ये एक्सट्रीमिस्ट लोग इतने ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट रहे नहीं है जितने पहले थे, ठीक है। अब लखनऊ पैक्ट के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों साथ में मिलके काम करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बोल रहे हैं कि हमारा कॉमन गोल तो सेम ही है, हम दोनों को सेल्फ रूल चाहिए, ज्यादा पावर चाहिए, तो साथ में मिलके काम करते हैं, ठीक है। और साथ में मिलके क्या करते हैं? ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लाया, ठीक है। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में उन्होंने क्या किया? ये जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको अरेस्ट किया, उनको जेल में डाला, ठीक है। और उसके बाद लेके आए रॉलेट एक्ट, ठीक है। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को ही थोड़ा सा ज्यादा
खतरनाक करके रॉलेट एक्ट इंडिया में लेके आए। और रॉलेट एक्ट भी बेसिकली रेवोल्यूशनरीज को ही कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। रॉलेट एक्ट में क्या था कि बिना ट्रायल के आपको 2 साल जेल में बंद कर सकते हैं ब्रिटिशर्स। अगर आपने ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई भी चीज़ बोली तो आपको, आपके ऊपर ट्रायल नहीं चलाया जाएगा, आपको कोर्ट में नहीं लेके जाया जाएगा, आपको 2 साल तक जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है। अब इस रोलेट एक्ट के अगेंस्ट कांग्रेस भी प्रोटेस्ट करने लगी, गांधी जी भी प्रोटेस्ट करने लगे, सब पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट चलने लगे। ठीक है। गांधी जी इससे पहले छोटे मोटे मूवमेंट्स कर चुके थे, जैसे चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है। और वो तीनों सत्याग्रह जो उन्होंने किए थे उसमें उनको जीत मिली थी। तो गांधी जी का स्टेचर अचानक से, हम गांधी जी का अलग से डिस्कशन करेंगे कि उनकी एंट्री कैसे है सब कुछ। अभी ये समझो कि गांधी जी का स्टेचर इस टाइम तक बढ़ गया था, 1917-18 तक। ठीक है। तो गांधी जी जो कॉल देते थे लोग समझने लगे थे गांधी जी को। तो 1918 में जब रॉलेट एक्ट आता है तो गांधी जी बोलते हैं कि हम इसको अपोज करेंगे, तो एंटी रॉलेट सत्याग्रह चलाया जाता है उसके खिलाफ। ठीक है। अब एंटी रॉलेट सत्याग्रह में पूरे देश में ब्रिटिशर्स के खिलाफ सत्याग्रह होता है। ठीक है। और पंजाब में ज्यादा लोग जो है बाहर आके रिवोल्ट करते हैं उनके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और उसी बीच में जलियांवाला बाग मैसेकर हो जाता है। ठीक है। तो जलियांवाला बाग में 1919 में कुछ लोग बैसाखी मनाने के लिए इकट्ठे हुए। ठीक है। बैसाखी होती है ना त्योहार, 13 अप्रैल को। तो बैसाखी मनाने के लिए इकट्ठे हुए और उनके दो लीडर्स थे, एक तो सैफुद्दीन किचलू और एक और थे कुछ, उनका मुझे नाम नहीं याद। उनको अरेस्ट किया था ब्रिटिशर्स ने। तो उनके अरेस्ट के खिलाफ और आगे क्या प्लान, हम कैसे प्रोटेस्ट करेंगे, इसके लिए वो लोग इकट्ठे हुए वहां पे, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लोग। ठीक है। और वहां पे जो गवर्नर था उस टाइम पे, ठीक है, माइकल ओडायर, उसने वहां पे ऑर्डर दिया कि कोई भी लोग वहां पे, जैसे धारा 144 लगाई जाती है अभी, ऐसा वहां पे उन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई भी इंसान इकट्ठा नहीं हो सकते। ठीक है। अब उस टाइम पे ऐसा तो था नहीं कि सोशल मीडिया है, 2 मिनट में न्यूज़ फैल जाएगी, सबको पता चल जाएगा। ठीक है। तो लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ ऑर्डर आया है। ठीक है। और वहां पर जो मिलिट्री का जो जर्नल था, जनरल डायर, उसने देखा कि लोग ऐसे इकट्ठे हुए हैं, तो उसने लोगों के ऊपर गोली चला दी वहां पे। ठीक है। और 1000 से ऊपर लोग मारे गए उसमें इंसिडेंट में। अब जब इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया तो ये जो एंटी रॉलेट सत्याग्रह चल रहा था, गांधी जी बड़े नाराज। गांधी जी की एक ही थ्योरी है कि भाई अहिंसा, किसी भी कीमत पे आपको हिंसा नहीं करनी है, हमेशा अहिंसा का ही पालन करना है। ठीक है। और वो जब देखते हैं कि इस और एंटी रॉलेट सत्याग्रह में इतना बड़ा हिंसक काम हो गया, तो गांधी जी सत्याग्रह वापस ले लेते हैं। ठीक है। और अपना जो टाइटल होता है केसरी हिंद का, वो भी वापस दे देते हैं। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो नाइटहुड वापस दे देते हैं। ठीक है। तो सब लोग जो है ब्रिटिशर से काफी नाराज होते हैं। ठीक है। कि इतना बड़ा आप काम, ऐसे हिंसक काम कैसे हमारे साथ कर सकते हो। ये चीजें 1919 तक चल रही होती हैं। और 1919 आते आते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाती है। ठीक है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म होती है तो टर्की जो है, टर्की के साथ जो ब्रिटिशर्स हैं वो बदसलूकी करते हैं थोड़ी। ठीक है। टर्की का जो रूलर होता है ना, उस टाइम पे जो टर्की का रूलर था उसको कैलिफेट बोला जाता था। और वो पूरे दुनिया में जो मुसलमान थे उनका रिलीजियस और पॉलिटिकल हेड उसको माना जाता था। ठीक है। उसको क्या करते हैं, ये उसको डिसमेंबर कर देते हैं। ठीक है। उसको वहां से हटाने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ उसके साथ प्रॉब्लम करते हैं। तो जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो भी ब्रिटिशर्स के साथ नाराज हो जाते हैं कि भाई आप हमारे खलीफा के साथ ये चीजें कर रहे हो। और गांधी जी सोचते हैं कि इस ये जो मौका है इसका फायदा हम उठाएंगे हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बनाने के लिए। ठीक है। और 1920 में वो बोलते हैं कि हम एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट करेंगे, नेशन वाइड सत्याग्रह चलाएंगे, और जिसको वो बोलते हैं हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इंडिया में चलाएंगे। बट ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हम सब सेक्शंस को साथ में लेके चलेंगे। ठीक है। तो मुस्लिम्स को बोलते हैं कि आपको क्या इशू है, आपको खिलाफत का इशू है, तो आपके इशू को भी हम इसमें लेके चलेंगे। पंजाब के लोगों को बोलते हैं कि आपको क्या इशू है, आपके इशू को भी इसमें, उनको बोलते हैं कि आपके जो भी लोकल इश्यूज हैं उनको आप अपने नेशनल इशू के साथ कंबाइन कर दो और एक ही मूवमेंट पूरे इंडिया में चलाओ। ठीक है। तो पहली मास मूवमेंट गांधी जी के द्वारा कौन सी चलाई जाती है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। कि ब्रिटिशर्स के साथ किसी भी कीमत पे सहयोग नहीं किया जाएगा। पर गांधी जी की एक ही कॉल थी कि आपको क्या नहीं करना है, वायलेंस नहीं करनी है किसी भी कीमत पे, बाकी आप ये मूवमेंट चलने दो। अगर ये मूवमेंट 3-4 साल चल गई तो ब्रिटिशर्स अपने आप ही छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है। और बड़ी सक्सेसफुल मूवमेंट ये चलती है, 1920 में स्टार्ट होती है, 1922 तक सक्सेसफुल तरीके के साथ चलती है मूवमेंट। ठीक है। पर 1922 में चौरी चौरा कांड होता है और वहां पे एक पुलिस स्टेशन को लोग जला देते हैं। ठीक है। जिसके बाद गांधी जी बोलते हैं कि ये मूवमेंट मैं वापस ले लूंगा। ठीक है। तो 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का सडन विदड्रॉल होता है। और जैसे ही सडन विदड्रॉल होता है, काफी लोग गांधी जी की इसमें क्या आलोचना भी करते हैं कि आप इतनी जो अच्छे से मूवमेंट चल रही है उसको सडनली रोक रहे हो।
ठीक है, अभी हमें आज़ादी मिल जाती है, अभी थोड़ी देर और मूवमेंट चलती तो आज़ादी मिल सकती थी, बट सडनली आप सिर्फ अपने ये जो आपके प्रिंसिपल्स हैं उसके चलते आपने इस मूवमेंट को रोक दिया। ठीक है, तो लेकिन गांधी जी बोलते हैं कि हमें ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए। गांधी जी की एक थ्योरी ये थी कि आपके लिए एंड्स जितने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, उतना ही इंपॉर्टेंट मीन्स भी होने चाहिए। ठीक है, मीन्स एंड एंड्स मतलब, ठीक है, आपका कोई गोल है, आपको अचीव करना है, और उसके लिए आपको कोई साधन है जहां उस रास्ता है वहां तक पहुंचने का, तो गांधी जी बोलते थे आपके मीन्स और एंड्स दोनों ही सही होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका गोल तो अच्छा है बट वो अच्छा गोल पाने के लिए आप खराब चीजें कर रहे हो, अंत भला तो सब भला, ऐसा नहीं है। ठीक है, गांधी जी इस थ्योरी के खिलाफ थे कि अंत भला सब भला नहीं होता है। ठीक है, सब भला होगा तभी अंत भला होगा। ठीक है, तो गांधी जी ने बोला अगर आपके मीन्स अच्छे नहीं है तो मैं आपको सपोर्ट नहीं कर सकता, और मूवमेंट खत्म हो जाता है। जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म होती है, कांग्रेस में फिर से एक स्प्लिट आने लगता है। ठीक है, कांग्रेस में फिर से दो सेक्शंस बन जाती हैं। एक वो जो बोलते हैं कि हम वापस से इलेक्शंस लड़ेंगे, एक बोलते हैं कि हम अब बाहर से ही स्ट्रगल करेंगे, अब हमें ब्रिटिशर्स के साथ सहयोग नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक अलग से पार्टी बनती है, स्वराजिस्ट पार्टी बनती है, नो चेंजर्स अलग से आते हैं। और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद जो रेवोल्यूशनरीज होते हैं, मूवमेंट खत्म हो गई तो अब रेवोल्यूशनरीज फिर से जो है उनके पास कोई लीडर नहीं बचा। ठीक है, तो वो फिर से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट होती है 1924 के बाद। सेकेंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी जब हम देखने को मिलता है, जहाँ पे अ, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई जाती है, HRA, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ये सब लोग देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है, ये सब चलता रहता है 1930 तक। ठीक है, 1928 में साइमन कमीशन आता है, उसका विद्रोह करते हैं। ठीक है, और 1930 के बाद फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाई जाती है। ठीक है, और गांधी जी, मेजर 3 मास मूवमेंट्स गांधी जी ने इंडिया में चलाई हैं, कौन कौन सी? एक तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो ये मेजर मूवमेंट्स हैं गांधी जी की। ठीक है, बाकी चलो अब कल करेंगे इसके बाद। आपने कहाँ तक लिख लिया? ठीक है, हेडिंग दे दो अगली। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स। ठीक है, ये कल करेंगे।